साथियों, वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी पर आपका स्वागत है। आपके साथ में हूँ राजेश त्यागी और आज हम 8 बजे परिप्रेक्ष्य कार्यक्रम ले रहे हैं। आमतौर से हम सामयिकी लेते हैं। इस समय सामयिकी का ये रेगुलर समय है, लेकिन आज हम परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में और भारत के कम्युनिस्ट इतिहास दोनों में ये दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने लायक है। बहुत ही शानदार दिन है। आज के दिन यानी 17 मार्च 1924 को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मुकदमा ब्रिटिश सरकार ने कायम किया था, जिसके अंदर शीर्ष कम्युनिस्ट नेताओं को पकड़ लिया गया था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इन नेताओं में शामिल थे, उनके मैं नाम ले रहा हूँ, मुख्य नेताओं के नाम ले रहा हूँ। और भी थे साथी इसमें, लेकिन मैं मुख्य नेताओं के नाम ले रहा हूँ। एस ए डांगे, एम एन रॉय, मुजफ्फर अहमद, जिन पर मुकदमा बनाया गया था। एम एन रॉय गिरफ्तार नहीं हो पाए थे, वे देश से बाहर थे और इसलिए वे गिरफ्तारी से बच गए थे। मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, सिंगारवेलू चेट्टियार और गुलाम हुसैन। इनमें से सिंगारवेलू चेट्टियार को बाद में इसलिए छोड़ दिया गया था कि वे बहुत ज़्यादा बीमार थे जेल में, तो उनकी जो है रिहाई कर दी गई थी इस आधार पर। गुलाम हुसैन इस मुकदमे से बरी हो गए थे क्योंकि वे सरकारी गवाह बन गए थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश पुलिस के पक्ष में ये गवाही दी थी कि मॉस्को से उन्हें काबुल में बड़ा पैसा दिया गया था और बाकी जो साथी थे सभी, उन्हें 4-4 साल की इसमें कैद हुई थी, जिसमें एस ए डांगे, मुजफ्फर अहमद और शौकत उस्मानी जैसे नेता थे, तो उन्हें 4-4 साल की इसमें सज़ा हुई थी, जिस सज़ा को उन्होंने भुगता था। ये जो काबुल में पैसा देने वाली बात थी, इसमें इस षड्यंत्र में ये कहना गलत होगा कि ये कोई झूठा मुकदमा था। ब्रिटिश सरकार का तख्ता उलटने के लिए वास्तव में कॉमिंटर्न के नेता, सोवियत क्रांति के नेता बेचैन थे और भारत में ब्रिटिश सरकार का तख्ता उलटने के लिए बलपूर्वक एक हिंसक क्रांति के जरिए उसका तख्ता उलटने के लिए वास्तव में कॉमिंटर्न के अंदर लियोन ट्रॉट्स्की ने 1919 में ही प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को रखते हुए लियोन ट्रॉट्स्की ने, ये बहुत ही शानदार इतिहास है दुनिया में, कम्युनिस्टों का दुनिया में और भारत में, तो लियोन ट्रॉट्स्की ने इस प्रस्ताव को रखते हुए पूरी जो सैनिक योजना है वो प्रस्तावित की थी। उन्होंने बताया था कि किस तरह से क्रांतिकारी रूस, क्रांतिकारी सोवियत संघ, किस तरह से, अभी ये रूस ही था, सोवियत संघ नहीं था 1919 में, तो क्रांतिकारी रूस जो है, जो बोल्शेविक क्रांति से, अक्टूबर क्रांति से पैदा हुआ था, किस तरह से क्रांतिकारी रूस एक घुड़सवार सेना को संगठित करेगा जो अफ़गानिस्तान के रास्ते ब्रिटिश भारत पर हमला करेगी, वहाँ से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकेगी। इसके लिए 40,000 घुड़सवार नियत किए जाने थे। एक बड़ी जो है मिलिट्री एकेडमी, सैनिक अकादमी जो है उसको खोला जाना था अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर, भारत अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर। और इसके ज़रिए ये जो 40,000 घुड़सवार थे, योजना ये थी कि आगे बढ़ते हुए इनमें जो अफ़गान लड़ाके हैं वो इन्हें ज्वाइन करते जाएंगे, वो इसमें शामिल होते जाएंगे और ये जो घुड़सवार सेना है ये लाखों में विकसित कर ली जाएगी
और ये बड़ी सेना भारत पर हमला करेगी, ब्रिटिश सत्ता को वहाँ से उखाड़ फेंकेगी और औपनिवेशिक भारत को इस ब्रिटिश दास्ता से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देगी। भारत में क्रांति का आगाज़ होगा और भारतीय उपमहाद्वीप पर, पूरे उपमहाद्वीप पर, जिसे हम 1947 में बाद में टुकड़े टुकड़े होते देखते हैं, पहले भारत और पाकिस्तान में और बाद में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, तो वहाँ भगत सिंह के सपनों को, जिस सपने को बाद में भगत सिंह ने देखा, उस सपने को साकार करने के लिए, उस सपने को लागू करने के लिए, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए 1919 में लियोन ट्रॉट्स्की ने जो रोड मैप तैयार किया था, वो रोड मैप ये था कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर समाजवादी क्रांति होगी। बाहर से सोवियत संघ ऐसी सेना का आयोजन करेगा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप से भी लड़ाके जो है वो शामिल होते जाएंगे और भारत में एक क्रांतिकारी विस्फोट ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ होगा जिससे उसे उखाड़ फेंका जाएगा। तो ये जो योजना थी जिसे कॉमिंटर्न में प्रस्तावित किया गया था, इसे ब्रिटिश जासूसों ने ब्रिटिश हुक्मरानों तक, ब्रिटिश शासकों तक पहुंचा दिया था और ब्रिटिश सरकार के इससे पूरी तरह से रोंगटे खड़े हो गए थे। और ब्रिटिश सरकार ने यहाँ जो कम्युनिस्ट समर्थक थे, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के समर्थक थे, सोवियत सत्ता के समर्थक थे, बड़े नेता थे, उन पर हमला करना शुरू कर दिया था, उनकी गिरफ्तारी करनी शुरू कर दी थी। सबसे पहले 1922 में जैसे ये योजना ब्रिटिश सरकार के कानों तक पहुंची तो सबसे पहले पेशावर षड्यंत्र केस बनाया गया और इस पेशावर षड्यंत्र केस में जो बड़े कम्युनिस्ट नेता थे उन्हें फंसाने के लिए उन पर मुकदमे कायम किए गए, उन्हें जेल में डाला गया, उन्हें यातनाएं दी गई ये जानने के लिए कि मॉस्को क्रांतिकारी रूस किस तरह की योजना बना रहा है और किस तरह की जो राजनीति है वो भारत में अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कॉमिंटर्न, जिसे 1919 में लेनिन और ट्रॉट्स्की ने स्थापित किया था, वो किस तरह की योजना जो है यहाँ बना रहा है। लियोन ट्रॉट्स्की ने 1919 में ही, बल्कि ठीक से कहें तो 1918 में ही लाल सेना का गठन करना शुरू कर दिया था और ये लाल सेना का जो आतंक है ये पूरी दुनिया के शासक वर्गों को बहुत बुरी तरह से विचलित कर रहा था, उनके रोंगटे खड़े कर रहा था। और ये लाल सेना का ही अभियान था जिसे लियोन ट्रॉट्स्की ने अफ़गानिस्तान के रास्ते भारत में एक बड़े हमले की योजना बनाई थी। तो वो उसका जो अभियान था लियोन ट्रॉट्स्की का, उसमें ये लाल सेना का ही एक हिस्सा जो है उसे तैयार किया जाना था और उसी ने ये हमला करना था, बड़ा हमला करना था। इस पूरी योजना से ब्रिटिश सरकार इतनी ज़्यादा आतंकित थी कि उसने 1922 में जैसे ही उसके जासूसों ने उसे बताना शुरू किया कि कॉमिंटर्न के अंदर इस तरह की योजना जो है वो प्रस्तावित हुई है, उसने एक बड़ा मुकदमा पेशावर षड्यंत्र केस बना दिया। पेशावर षड्यंत्र केस में बड़े कम्युनिस्ट नेताओं को फंसाया गया और इस मुकदमे में अभी ये मुकदमा बना ही था कि उसके 2 साल के अंदर ही अंदर 17 मार्च 1924 को ये कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस जो है ये बना दिया गया। इन नेताओं को, शीर्ष कम्युनिस्ट नेताओं को जो है उसमें गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी के पीछे जो है पुलिस लगी रही। ये जो मुकदमा था इसमें जो केंद्रीय आरोप था, मुख्य आरोप था आरोपियों पर, वो ये था कि ब्रिटिश राजा को संप्रभुता से वंचित करने के लिए औपनिवेशिक भारत को हिंसक क्रांति के जरिए ब्रिटेन से अलग करने के लिए ये कम्युनिस्ट क्रांतिकारी षड्यंत्र कर रहे थे। तो इन पर ये राजद्रोह का मामला जो है ये कायम किया गया और जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अखबार थे, दक्षिणपंथी बुर्जुआ अखबार थे, वे पूरी तरह इस बोल्शेविक षड्यंत्र से जो है रंग गए। कई हफ्तों तक उनकी जो हेडलाइंस हैं उनके अंदर तरह तरह की कहानियाँ छापी जाती रहीं, उनके अंदर बताया जाता रहा कि किस तरह से एक सोवियत योजना यहाँ से ब्रिटिश सरकार को जबरन उखाड़ फेंक देने की थी, जबरन बलात् उसे जो है उसका तख्ता उलट देने की थी। तो इस सब को लेकर के यहाँ लंबे समय तक, कई हफ्ते तक
जो राष्ट्रीय अखबार हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अखबार हैं, उनकी हेडलाइंस में ये सब छाया रहा, जिसमें लेनिन और ट्रॉट्स्की का नाम, लियोन ट्रॉट्स्की का नाम बहुत ही प्रमुखता के साथ उसमें शाया होता रहा, प्रकाशित होता रहा। बड़े मज़े की बात है कि ठीक इसी समय, ये जो 1924 और 25 का काल है, इसी समय भारत में जो दक्षिणपंथी जत्थेबंदियां हैं वो भी अपना संगठन कर रही थी। 1925 में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पैदा हुआ था, जो हिंदू महासभा की तरह ही सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन था, ब्रिटिश सरकार की गोद में बैठा था, ब्रिटिश सरकार की सेवा करता था और हर तरह से स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध करता था। दक्षिणपंथी संघी हमेशा से ही क्रांति के, मेहनत कश जनता के शत्रु थे, उससे वे घृणा करते थे, उसके प्रति वे पूरी तरह से एक शत्रुता का उनका एटीट्यूड था। और ये जो संगठन थे ये पूरी तरह से ब्रिटिश सत्ता को उसका समर्थन कर रहे थे, उसे सपोर्ट दे रहे थे और इनका एकमात्र उद्देश्य भारत में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच विग्रह पैदा करना था, ताकि ब्रिटिश सरकार को, औपनिवेशिक शासन को उससे मदद मिल सके। ये जो कॉन्स्पिरेसी केसेस थे, जिसमें 1922 का पेशावर षड्यंत्र केस था, 1924 का कानपुर षड्यंत्र केस था और 1929 का मेरठ षड्यंत्र केस था, ये एक पूरी सीरीज़ थी, एक चेन थी, एक श्रृंखला थी, जिसमें कम्युनिस्ट नेताओं के खिलाफ ये मुकदमे कायम किए गए थे। उन्हें ये बताया गया था कि ये नेता किस तरह से भारत में ब्रिटिश सरकार का तख्ता उलटना चाहते हैं। तो ये जो षड्यंत्र केस थे, ये भारत में कम्युनिस्टों के लिए एक तरह का ये स्वर्णिम काल था, एक तरह का ये बहुत ही शानदार ग्लोरियस पीरियड था, उनके लिए गर्व का समय था, जिसमें वे ब्रिटिश सत्ता को सीधे चुनौती दे रहे थे और ब्रिटिश सत्ता इन मुट्ठीभर क्रांतिकारियों से कांप रही थी। तो ये एक समय था जिसमें मैंने बताया कि किस तरह से जो दक्षिणपंथी जत्थेबंदियां हैं वो पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के साथ खड़ी थी और वे उसका सहयोग कर रही थी। और इसी समय सभी अखबार जो हैं, जितने दक्षिणपंथी अखबार हैं, बोर्डजो अखबार हैं और उस समय के जो तमाम व्यापारिक अखबार थे, तो वे सब जो हैं वे बोल्शेविकों के ख़िलाफ़, कम्युनिस्टों के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे थे। आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे जो संगठन हैं, आप जानते हैं किस तरह से पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के साथ खड़े रहे। और ये समय था जिसमें भारत में कम्युनिज्म का, जिसमें भारत में मार्क्सवाद का ये उदय हो रहा था। ये जो इसके खिलाफ, कम्युनिज्म के खिलाफ जहर उगला जा रहा था पूरे देश और दुनिया के अंदर, जिसमें बताया जा रहा था कि वो किस तरह से उन्हें आतंकी बताया जा रहा था, उन्हें जो है हमलावर बताया जा रहा था, उन्हें हिंसक बताया जा रहा था। इसने पूरी जो युवा पीढ़ी थी उसे जगा दिया और मार्क्सवाद जो है वो हवा में गूंजने लगा। पहली बार भारत में इतने व्यापक पैमाने पर 1924 में इस षड्यंत्र केस के साथ, कानपुर षड्यंत्र केस के साथ इतने बड़े पैमाने पर पहली बार भारत में जो युवा पीढ़ी है वो ये जान पा रही थी कि कम्युनिज्म क्या है। कम्युनिज्म जो है और कम्युनिस्ट पार्टी का नाम जो है वो पूरे भारत में जो है गूंज रहा था, सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का, कॉमिंटर्न का। भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1924 के बाद, इस षड्यंत्र मुकदमे के बाद, कानपुर षड्यंत्र मुकदमे के बाद बड़े जोर शोर से ये घोषणा की कि भारत में कम्युनिज्म का इसके साथ ही अंत हो जाएगा। हमने तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है और हमने कम्युनिज्म की पीठ तोड़ दी है, उसकी कमर तोड़ दी है। लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा, इसका ठीक विपरीत हुआ। 1924 में मुकदमा कायम किया गया, बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया, लेकिन 1925 में ही उसी कानपुर शहर में जिसके अंदर ये मुकदमा कायम किया गया था, उसी कानपुर शहर में 1925 में ही कम्युनिस्ट पार्टी की पहली कांग्रेस हुई। इससे पहले आपको बता दें कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना मॉस्को में हो चुकी थी। मॉस्को में क्या, बल्कि ताशकंद में हुई थी।
ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो चुकी थी। मुट्ठी भर साथियों ने वहाँ सोवियत पार्टी के साथ मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली थी, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी और एक क्रांतिकारी कार्यक्रम के साथ कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना है, इस ललकार के साथ कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में हुई थी। भारत में पहली कांग्रेस 1925 में हुई, उसी कानपुर शहर में जिसमें मुकदमा कायम किया गया था। और इससे ब्रिटिश सरकार का ये जो दावा है कि उसने भारत में कम्युनिज्म की पीठ तोड़ दी है, उसकी कमर तोड़ दी है, पूरी तरह से गलत और खोखला साबित हुआ। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, इस कॉन्फ्रेंस तक आते आते 1925 की कॉन्फ्रेंस तक आते आते सोवियत संघ में बदलाव होने लगे थे। लेनिन की मृत्यु हो चुकी थी और लियोन ट्रॉट्स्की को एक तरफ किया जा रहा था, जिससे कॉमिंटर्न और सोवियत सत्ता की जो पॉलिसी थी, जो नीति थी, उसके अंदर फ़र्क पड़ने लगा था, वो बदलने लगी थी, वो दक्षिण पंथ की तरफ हटने लगी थी। इसलिए कानपुर में जब 1925 में ये कांग्रेस हुई कम्युनिस्ट पार्टी की, सीपीआई की, तो पहली कांग्रेस में ही राष्ट्रवादी स्वर उभरे। उसमें ये कहा गया कि हालांकि उन लोगों को कॉन्फ्रेंस से बाहर, कांग्रेस से बाहर कर दिया गया जिन्होंने ये आवाज़ बुलंद की। ये कहा गया कि कॉमिंटर्न से, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन से और कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय से, तीसरे अंतर्राष्ट्रीय से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को अलग रहना चाहिए, उसे उससे नहीं जुड़ना चाहिए, उसे उसमें शामिल नहीं होना चाहिए और उससे अलग रहकर उसे अपना काम करना चाहिए। तो ये जो मामला था, ये बहुत ही राष्ट्रवादी मामला था, सरवारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद की पूरी तरह से खिलाफ एक अपील थी, एक कॉल थी और ये एक तरह से मार्क्सवाद विरोधी कार्यक्रम था, कम्युनिस्ट विरोधी कार्यक्रम था, जिसकी कांग्रेस ने निंदा तो की, लेकिन तब भी एक हिस्सा जो है ऐसा पैदा होने लगा था और बड़ी तेज़ी से वो आगे बढ़ रहा था। सोवियत सत्ता पर जैसे जैसे दक्षिणपंथियों की, बुखारिन और स्टालिन के नेतृत्व में दक्षिणपंथियों की जो ग्रिप है, उनकी जो पकड़ है, वो मजबूत हो रही थी 1924 और 25 में। जैसे जैसे 1925 की तरफ हम बढ़ रहे थे और ये पकड़ मजबूत हो रही थी, वैसे वैसे दुनिया की कम्युनिस्ट पार्टियां भी दक्षिणपंथी हो रही थी, दक्षिणपंथ की तरफ झुकती जा रही थी और इसका प्रभाव भारत की कम्युनिस्ट पार्टी पर भी देखा जा सकता था। हालांकि इस समय तक सोवियत संघ में क्या हो रहा है, सोवियत संघ के भीतर किस तरह की राजनीति, क्या बहस हो रही हैं, उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध था। वाम विपक्ष पर पूरी तरह से प्रतिबंध था। लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व वाला जो वाम विपक्ष है, उसकी आवाज़ को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था। उसे सोवियत संघ के अंदर अनुशासन के नाम पर घोटा जा रहा था। लेकिन जो पॉलिसी है, जो नीति है, वो बड़ी स्पष्ट होती जा रही थी कि वो दक्षिण पंथ की तरफ झुक रही है और इस दक्षिण पंथ की तरफ झुकते हुए कॉमिंटर्न और सोवियत सत्ता के साथ जो दुनिया भर की कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वे भी दक्षिण पंथ की तरफ झुक रही थी और इसलिए राष्ट्रवाद का जो दौर दौरा है उनके अंदर, उसका जो गंदा प्रचार है, राष्ट्रवाद का घृणित प्रचार है, वो उनके अंदर शुरू हो गया था। और इसकी जो गूंज है वो कानपुर अधिवेशन तक 1925 में पहुंच गई थी और उसमें ये मामला उठा था। हालांकि अभी बहुत बड़ी तादाद थी अंतर्राष्ट्रीयतावादियों की, उनके सामने राष्ट्रवादी टिक नहीं पाए, लेकिन तब भी ये बड़ी तेज़ी से अब कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो है बढ़ रहे थे। ये जो काल था, ये वास्तव में हम कहेंगे कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन एक तरह के दो राह पर खड़ा हुआ था, जिसमें एक रास्ता बाएं की तरफ जाता था और दूसरा दाएं की तरफ। तो इस दो राह पर, इस टी पॉइंट पर आकर अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन खड़ा हुआ था और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के सामने भी ये दो रास्ते खुले थे। तो ये जो कानपुर षड्यंत्र केस था 1924 का, 17 मार्च 1924 का, इसका तुरंत प्रभाव तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन 1925 की जो कांग्रेस हुई उसके अंदर इसका प्रभाव दिखाई दिया और इसके दबाव में जो कांग्रेस थी वो निश्चित रूप से उसके अंदर दक्षिणपंथी स्वर जो हैं वो सुनाई देने लगे और उन्हीं का परिणाम था कि इस भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना तो जरूर हुई 1925 में, लेकिन भारत की कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में वो पार्टी नहीं थी, उस कार्यक्रम की पार्टी नहीं थी जिस कार्यक्रम की पार्टी 1920 में ताशकंद में बनी थी। हम ये नहीं कह सकते कि ताशकंद में जो पार्टी बनी थी वो पूरी तरह से दक्षिणपंथी
स्वरों से आज़ाद थी, उसमें भी जो लोग हिस्सेदारी कर रहे थे वे निश्चित रूप से बाद में हम दिखाएंगे किस तरह से वे दक्षिणपंथी रुझान लेते हैं पूरी तरह से। लेकिन 1920 की जो पार्टी थी, क्योंकि वो सीधे लेनिन और ट्रॉट्स्की के लीडरशिप में उस समय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन था, तो उसके ऊपर जो प्रभाव था वो निश्चित रूप से अक्टूबर क्रांति का प्रभाव था। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना पर भी अक्टूबर क्रांति का प्रभाव था, और ये पेशावर, कानपुर और मेरठ के जो षड्यंत्र केस थे इनके ऊपर भी अक्टूबर क्रांति का प्रभाव था। अक्टूबर क्रांति ने दुनिया भर में इस तरह के जो उभार थे उन्हें जन्म दिया था, जिससे औपनिवेशिक सत्ताएं, विशेष रूप से उपनिवेशों के अंदर औपनिवेशिक सत्ताएं कांपने लगी थी। विशेष रूप से ब्रिटेन, फ्रांस, ये जो बड़ी औपनिवेशिक ताकतें थी उस समय, तो ये बहुत ज़्यादा आतंकित थी सोवियत क्रांति से। सोवियत क्रांति, जैसा लेनिन और ट्रॉट्स्की ने कहा था, सोवियत क्रांति के नेताओं ने कहा था कि सोवियत क्रांति रूसी क्रांति नहीं है, सोवियत क्रांति एक अंतर्राष्ट्रीय क्रांति है, अक्टूबर क्रांति एक अंतर्राष्ट्रीय क्रांति है। उसका जो पटल है वो रूस नहीं है बल्कि पूरी दुनिया है। उन्होंने कहा था, लेनिन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो साम्राज्यवाद की जो श्रृंखला है वो रूस में टूट गई है और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग ने रूस में सत्ता छीन ली है। तो इस क्रांति का जो फलक था वो भी अंतर्राष्ट्रीय था, इसका जो पटल था वो भी अंतर्राष्ट्रीय था। तो इस क्रांति को निश्चित रूप से, इसका जो ये अंतर्राष्ट्रीय चरित्र था, वास्तव में औपनिवेशिक सत्ताएं इसी से ज़्यादा घबराती थी। इस बात से तो उनकी घबराहट थी ही कि अंतर्राष्ट्रीय सरवारा ने एक ही झपट्टे में दुनिया का छठा हिस्सा छीन लिया था सोवियत क्रांति के जरिए, अक्टूबर क्रांति के जरिए। लेकिन उनकी जो बड़ी चिंता थी वो इस बात की थी कि इसका जो पटल है क्रांति का वो अंतर्राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय नहीं है। यानी कि ये क्रांति सिर्फ सोवियत संघ तक होकर नहीं रह जाएगी, रूस और उसके उसके साथ जुड़े हुए छोटे छोटे क्षेत्र हैं जारशाही रूस के साथ, जारशाही रूस की पुरानी कॉलोनियां हैं, सिर्फ उन्हीं तक होकर नहीं रह जाएगी, बल्कि ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, या सब जगह जो है फैल जाएगी, पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएगी। और उस समय की जो परिस्थितियां थी उनके अंदर हम देख रहे थे कि विशेष रूप से जो उपनिवेश थे, ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश थे, उन्हें सोवियत क्रांति ने उनमें ज्वालाएं भड़का दी थी विद्रोह की। उनके अंदर जो स्वतंत्रता संघर्ष थे वे सोवियत क्रांति के प्रभाव में बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने औपनिवेशिक सत्ताओं पर अपना दबाव बनाना शुरू कर दिया था। तो औपनिवेशिक सत्ता इससे पूरी तरह से घबराई हुई थी। ये समय था जो, जैसा मैंने कहा कि ये कम्युनिज्म का स्वर्णिम काल था, और ये इस दौर में जिसमें लेनिन और ट्रॉट्स्की का पूरी तरह से प्रभाव था, तो ये शानदार दौर था। और इस दौर में ये जो 1919 में, जिसमें लियोन ट्रॉट्स्की योजना प्रस्तावित कर रहे हैं भारत पर एक बड़े हमले की, ब्रिटिश सत्ता पर हमले की और भारत को ब्रिटिश सत्ता से पूरी तरह से आज़ाद करा देने की, तो इस दौर में पूरी तरह से ये क्रांतिकारी लीडरशिप जो है ये हावी थी। इसके बाद के दौर में हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो पूरा आंदोलन है ये दक्षिण पंथ की तरफ झुकता चला जाएगा। और उसके साथ साथ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, जो 1920 में ताशकंद में स्थापित हुई थी और जिसकी एक तरह से कह सकते हैं कि पुनर्स्थापना भारत में 1925 में हुई थी, दिसंबर 1925 में हुई थी, तो ये पार्टी भी धीरे धीरे दक्षिण पंथ की तरफ हटती चली जाएगी। और 1930 का दशक आते आते, जबकि सोवियत संघ के अंदर वाम विपक्ष, क्रांतिकारी विपक्ष को पूरी तरह से स्टालिन और उसके ब्यूरोक्रेटिक गैंग ने पूरी तरह से पराजित कर दिया था, क्रांति को पराजित कर दिया था, तो उसके साथ साथ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो भी पूरी तरह से एक तरफ गांधीवादियों के साथ बांध दी जाएगी और दूसरी तरफ ब्रिटिश सत्ता के साथ बांध दी जाएगी। भगत सिंह जैसे लोग, जो भगत सिंह आप जानते हैं HSRA के साथ जुड़े थे और उनका जो पूरा कार्यक्रम था HSRA का, वो बोल्शेविक क्रांति से
बहुत गहराई से, बहुत ही गहनता से प्रभावित था। और भगत सिंह का जो HSRA का कार्यक्रम है वो भारतीय उपमहाद्वीप को एक समाजवादी संघ के रूप में देखना चाहता था। यहाँ मजदूर किसानों की सत्ता जो है उसको स्थापित करना चाहता था। ये नहीं हो पाया क्योंकि भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो स्टालिन के दबाव में दक्षिण पंथ की तरफ हटते हटते यहाँ तक उसका पतन हो गया कि एक तरफ तो वो गांधीवाद की जो है चाकरी करने लग गई, गांधीवादियों के पीछे बंध गई, एक तरह की राष्ट्रीय पार्टी होकर रह गई। और अंत में 1942 आते आते वो खुल्लम खुल्ला स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध करने लगी। स्टालिनवादी जो हैं वो खुल्लम खुल्ला स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध करने लगे और ब्रिटिश सरकार की गोद में जाकर बैठ गए, उसकी जासूसी करने लगे। तो स्टालिनवादियों का ये जो काला और घृणित इतिहास है, ये वास्तव में भारत में कम्युनिस्टों का इतिहास नहीं है। कम्युनिस्टों का जो इतिहास है भारत में वो पेशावर षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस से होता हुआ BLPI की तरफ आता है। भारत की बोल्शेविक लेनिनवादी पार्टी BLPI की तरफ आता है और BLPI से आगे वो वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी की तरफ आता है। तो ये जो शानदार लिगेसी है, ये जो चमकती हुई लिगेसी है, जिसमें आप जानते हैं कि ना सिर्फ इन 3 षड्यंत्र केसों के अंदर पेशावर, कानपुर और मेरठ, इन 3 षड्यंत्र केसों के अंदर बल्कि अनगिनत केसों के अंदर, अनगिनत मामलों के अंदर कम्युनिस्टों ने ज़बरदस्त बलिदान दिए, कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं ने, कम्युनिस्ट लड़ाकों ने। लेकिन इसके बाद से 30 के दशक के बाद से आगे ये जो लीगेसी है, जो विरासत है, इस विरासत को CPI नहीं लेकर के चलती, तीसरा इंटरनेशनल नहीं लेके चलता। जितनी भी तीसरे इंटरनेशनल के साथ जुड़ी हुई पार्टियां हैं, स्टालिन के नेतृत्व वाले तीसरे इंटरनेशनल के, उन सब का पतन हो गया है दुनिया भर में। उसके बाद 30 के दशक के बाद खुद सोवियत संघ का पतन हो गया, सोवियत संघ प्रति क्रांतिकारी हो गया और वहाँ क्रांति का गला घोटा जाने लगा, क्रांतिकारियों की हत्या की जाने लगी। 50 लाख से ज़्यादा लोग दुनिया भर में स्टालिन के हाथों मारे गए और ये तमाम लोग वे लोग थे जो क्रांति के समर्थक थे। इनमें से ज़्यादातर वही लोग थे जो क्रांति के समर्थक थे, क्रांति के बल्कि क्रांतिकारी थे। लेनिन की पूरी सेंट्रल कमेटी इसके अंदर शामिल थी। शीर्ष नेता थे जिन्हें मॉस्को मुकदमों में, झूठे मॉस्को मुकदमों में फंसाकर मार दिया गया। तो जिस तरह से क्रांति का सोवियत संघ के अंदर पतन हुआ, जिस तरह से उस क्रांति को उलट दिया गया, उसके साथ ही साथ भारत में कम्युनिस्ट पार्टी भी अपनी ये क्रांतिकारी रंगत खोती चली गई और इस पार्टी पर स्टालिनवादियों का पूरी तरह से नियंत्रण हो गया। कोमिंटन पर उनका नियंत्रण हो गया, तीसरे अंतर्राष्ट्रीय पर नियंत्रण हो गया, सोवियत संघ पर नियंत्रण हो गया और इस तरह से दुनिया भर की कम्युनिस्ट पार्टियों पर भी उनका नियंत्रण हो गया। इसके खिलाफ लियोन ट्रॉट्स्की ने चौथे इंटरनेशनल का संगठन किया और उस इंटरनेशनल का संगठन करते हुए उसके साथ जुड़ी हुई जो पार्टियां थीं, जो पार्टियां चौथे इंटरनेशनल से निकली या उसके साथ जुड़ी, जो पार्टियां वाम विपक्ष की विचारधारा और उसके संघर्ष से प्रभावित होकर स्टालिनवादियों के खिलाफ लड़ी, उनमें भारत में BLPI प्रमुख थी, जिसका बहुत ही शानदार और चमकता हुआ इतिहास है। ये अकेली पार्टी थी BLPI। आपको बता दें, BLPI जिसे हमने वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी के रूप में रीफाउंड किया है, उसकी दोबारा नींव डाली है। तो ये BLPI जो है भारत की बोल्शेविक लेनिनवादी पार्टी, इस पार्टी ने कंसिस्टेंटली, लगातार भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर शानदार भूमिका अदा की। इसने ये जो शानदार विरासत थी कम्युनिस्टों की, जो पेशावर षड्यंत्र केस से होते हुए या कहें कि कोमिंटर्न से होते हुए, लेनिन और ट्रॉट्स्की से होते हुए, भारत पर हमले की योजना से होते हुए, पेशावर षड्यंत्र केस तक, वहाँ से कानपुर षड्यंत्र केस तक और आगे मेरठ षड्यंत्र केस तक आती है। तो इस विरासत को BLPI ने समेटा और इस विरासत को आगे बढ़ाया। 1942 में जब CPI गद्दारी कर रही थी, और मैं आपको बता दूं कि जो लोग मेरठ षड्यंत्र केस में फंसे थे, पेशावर षड्यंत्र केस में और मेरठ षड्यंत्र केस में भी उनका नाम था, कानपुर षड्यंत्र केस में उनका नाम था, S.A. डांगे जैसे लोग, उनका बाद में पतन हो गया था। सिंगारवेलू चेट्टियार जैसे लोग, उनका स्टालिनवादियों के प्रभाव में आने के कारण उनका पतन हो गया था और ये लोग क्रांतिकारी रास्ते से पथभ्रष्ट होकर
स्टालिन के निर्देशों पर ब्रिटिश सरकार के साथ उसी तरह से कोऑपरेट कर रहे थे, उसी तरह से उसके साथ तालमेल बनाए हुए थे जैसे यहाँ दक्षिणपंथी ताकतें, आरएसएस और हिंदू महासभा जैसी ताकतें जो है वो ब्रिटिश सरकार की गोद में बैठी थी। तो 1942 में जब हम देखेंगे तो 1942 आते आते ये तमाम ताकतें जो हैं, जिसमें स्टालिनवादी भी शामिल हो गए हैं हिंदू महासभाइयों और संघियों के साथ, तो ये तमाम ताकतें जो हैं ब्रिटिश सरकार के लिए बाकायदा दलाली कर रही थी, बाकायदा उनके लिए जासूसी कर रही थी और उनके लिए सैनिक भर्ती कर रही थी। तो ये एक दौर था जिसके अंदर ब्रिटिश सेना के लिए सैनिक भर्ती करने, अंबेडकर जैसे नेता भी ये काम कर रहे थे। पहले विश्व युद्ध में और दूसरे विश्व युद्ध में अंबेडकर ने खास तौर से, आपको बता दें, सर छोटू राम जैसे लोगों ने इन अभियानों के अंदर जो है हिस्सा लिया था, जिसमें ब्रिटिश सरकार के लिए फ़ौज में भर्ती करने का काम जो है वो किया था। तो उसमें सीपीआई भी शामिल थी, स्टालिनवादी सीपीआई। तो स्टालिनवादियों का जो भारत के अंदर है, बाकी दुनिया की तरह ही एक बड़ा काला इतिहास है, एक बड़ा कहना चाहिए शर्मनाक इतिहास है। और इस शर्मनाक इतिहास को कम्युनिस्टों के उस गौरवशाली इतिहास से अलग करने की ज़रूरत है, जिस इतिहास की विरासत को बीएलपीआई अपने अंदर समेटे हुए है, चौथा इंटरनेशनल अपने अंदर समेटे हुए है, और वो विरासत आज वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी तक आती है। तो ये शानदार विरासत जो है जिसका दावा आज वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी करती है, ये शानदार विरासत वास्तव में इन 3 षड्यंत्र केसों से होती हुई बीएलपीआई तक और बीएलपीआई से हम तक पहुंचती है। तो बीएलपीआई अकेली ऐसी पार्टी थी भारत में, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर, जो पार्टी मैं प्रमुख पार्टियों की बात कर रहा हूँ, जो पार्टी इस इतिहास को पूरी तरह से दबाने की कोशिश हुई है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ खुद स्टालिनवादियों का है, सीपीआई और उससे जुड़े हुए तमाम पार्टियों नेताओं का है। तो ये बीएलपीआई अकेली ऐसी पार्टी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन का पूरी तरह से समर्थन कर रही थी, असहयोग आंदोलनों का समर्थन कर रही थी, जिसने नवल म्यूटिनी को, नौसैनिक बगावत को सड़क पर आकर समर्थन दिया था। उसके समर्थन में मद्रास, बम्बई, कानपुर और कलकत्ता में मज़दूरों को उतारा था। ये अकेली ऐसी पार्टी थी जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के सांप्रदायिक विभाजन का अंत तक विरोध किया था। जिस समय गांधी ने भी घुटने लगा दिए थे, आत्मसमर्पण कर दिया था, ये पार्टी उसका कड़ा विरोध कर रही थी। ये पार्टी बीएलपीआई जो है, ये भारतीय उपमहाद्वीप पर एक समाजवादी राज्य का कार्यक्रम लेकर आगे बढ़ रही थी। ये वही कार्यक्रम था जिस कार्यक्रम को लेकर लेनिन और लियोन ट्रॉट्स्की एक सपना देख रहे थे। ये वही कार्यक्रम था जिसे बाद में लेकर भगत सिंह एक सपना देख रहा था। तो उस कार्यक्रम को साकार करने के लिए, उस कम्युनिस्ट कार्यक्रम को साकार करने के लिए, एचएसआरए के कार्यक्रम को साकार करने के लिए बीएलपीआई जो है, ये जो चौथे इंटरनेशनल से जुड़ी हुई पार्टी थी, ये काम कर रही थी। इसका अपने आप में जैसा मैंने कहा कि एक शानदार इतिहास है। और आज जो 17 मार्च का दिन है, हमें उस इतिहास की याद दिलाता है। और ये जो कलंकित इतिहास है स्टालिनवादियों का, जिसके चलते उन्होंने अपने आप को इस शानदार विरासत से अलग कर लिया था, इस विरासत की तरफ उन्होंने पीठ फेर ली थी। तो ये जो शर्मनाक इतिहास है, इसे पूरी तरह से काट कर अलग कर देने की ज़रूरत है। इनसे पूरी तरह से विग्रह करने की ज़रूरत है, स्टालिनवादियों से, उनके इतिहास से, उनके बीते हुए कल से, और उनके आज से भी। उनका आज भी उतना ही कलंकित है जितना उनका बीता हुआ कल था। तो इससे युवा साथियों को, मज़दूरों को, मेहनतकश जनता को इससे अपने आप को अलग करने की ज़रूरत है। ये जो शर्मनाक इतिहास है, जिसका पैरेलल अगर हम ढूंढ सकते हैं, उसके समानांतर इतिहास की बात कर सकते हैं, तो भारत में उस संघियों का इतिहास है, दक्षिणपंथियों का इतिहास है, हिंदू महासभा का इतिहास है, सावरकर का इतिहास है, जो ब्रिटिश सरकार के सामने लेटकर जो है माफ़ी मांग रहा है, 3 चिट्ठियाँ लिख रहा है। ये उनका इतिहास है। यहाँ जो कम्युनिस्टों का इतिहास है, वो इतिहास इन योद्धाओं का इतिहास है, जिन पर पेशावर मुकदमा बना, जिन पर कानपुर मुकदमा बना, जिन पर मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस बना। इन योद्धाओं का इतिहास है, जिनमें हम भगत सिंह का नाम ले सकते हैं, एचएसआरए का नाम ले सकते हैं, एचएसआरए से जुड़े हुए जितने क्रांतिकारी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, उनका नाम ले सकते हैं। तो ये तमाम ये जो शानदार परंपरा है यहाँ इनकलाब की, क्रांतिकारियों की,
कम्युनिस्टों की, कम्युनिस्ट पार्टी की ये जो परंपरा है ये किसी भी तरह से स्टालिनवादियों से होकर नहीं आती है, बल्कि ये शानदार परंपरा ये हमारी परंपरा है। ये वो परंपरा है जिस परंपरा को आगे BLPI के बाद वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी आगे ले जा रही है। तो 17 मार्च का जो दिन है ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में और भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन के इतिहास में तो एक शानदार दिन है ही। ये दुनिया के कम्युनिस्ट आंदोलन के इतिहास में भी शानदार दिन है और ये एक मील का पत्थर है जो हमें बार बार ये याद दिलाता रहेगा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हम कम्युनिस्टों ने, हम मार्क्सवादियों ने किस शान के साथ और किस बलिदानी परंपरा के साथ हमने उसके अंदर शिरकत की थी, हमने हिस्सेदारी की थी। और जितना कलंकित इतिहास संघियों का यहाँ है उतना ही कलंकित इतिहास यहाँ स्टालिनवादियों का भी है। तो इस इतिहास के इस छोटे से पन्ने को उलटते हुए हम आज का ये कार्यक्रम जो है इसका समापन कर रहे हैं। और इस तरह के जो कार्यक्रम है आमतौर से हम 8 बजे सामयिकी को लेते हैं, लेकिन आज बहुत ही महत्वपूर्ण ये मामला था परिप्रेक्ष्य में जिस पर हम सभी को गर्व होना चाहिए। तो इसको आज हमने इसके अंदर शामिल किया। इस तरह से हम करते रहेंगे। हम परिप्रेक्ष्य को सामयिकी से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि परिप्रेक्ष्य को अलग से एक नियमित हम कार्यक्रम बना पाएँ। तो अभी ये मिला जुला चल रहा है। भविष्य में जैसे और साथी जुड़ते जाएंगे टीवी के साथ तो हम इन दोनों कार्यक्रमों को अलग से लेते जाएंगे। ये हमारी जो परिप्रेक्ष्य जो हमारा कार्यक्रम है इसमें हम इतिहास के परिप्रेक्ष्यों को लेते हैं। तो ये जो हमारा आज कार्यक्रम था जिसमें बोल्शेविक कानपुर षड्यंत्र केस, आज के दिन ये गिरफ्तारियां हुई थी, आज के दिन ये मुकदमा कायम हुआ था और ये भारत के कम्युनिस्ट इतिहास में एक शानदार मील का पत्थर है। तो साथियों, आपसे ऐसे विषयों पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे मिलकर इस संघर्ष में जिसकी अगुवाई जो है शानदार कम्युनिस्ट लड़ाकों ने की। बहुत सारे उनमें से बहुत सारों का पतन भी हुआ, हमेशा ऐसा होता है, लेकिन उस परंपरा का निर्वाह करने के लिए, उस परंपरा को आगे ले जाने के लिए युवाओं में से, एक युवा पीढ़ी में से शानदार एलिमेंट्स जो हैं, शानदार तत्व जो हैं आज आगे आ रहे हैं, जो वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी के चारों तरफ जुड़ रहे हैं। तो आप सभी का इस कार्यक्रम को देखने के लिए शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं साथियों। लाल सलाम।